श्रद्धा वालकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला का लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो कल नहीं हो सका, क्योंकि कल आफ्ताब की तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से टेस्ट को टालना पड़ा। अब माना जा रहा है कि आज ये टेस्ट हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर चुनौतियां ये भी है ताबिश की कस्टडी के सिर्फ 3 दिन ही बाकी हैं। बिल्कुल, और ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, उसके बाद जो है वो नार्को टेस्ट होगा, और अब ये टेस्ट होगा तो उसमें भी कई बातें सामने आएंगी, क्योंकि हर रोज़ आप देख रहे हैं कि नए नए खुलासे इस मामले में हो रहे हैं, और कस्टडी के 3 दिन ही बचे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोशिश ये होगी पुलिस की कि जल्दी इसको कराया जाए। कई सवालों के जवाब अब भी बाकी हैं। आफ्ताब के लाई डिटेक्टर टेस्ट में केस से जुड़े हुए सवाल किए जाएंगे और इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। तो आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट जो है वो कल नहीं हो पाया था, अब आज माना जा रहा है कि हो पाएगा। तो मुकेश सिंह सेंगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, बताइए क्या संभावना है आज ये टेस्ट होने की? देखिए, कल आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं हो पाया था क्योंकि उसको बुखार था, और जो डॉक्टर स्वयं का कहना यह है कि जब तक आफ्ताब मेडिकली फिट नहीं होगा तब तक उसका ये टेस्ट करना संभव नहीं है। तो अभी ये साफ नहीं है कि उसकी तबीयत ठीक हुई है नहीं हुई है। हालांकि कुछ देर पहले जो दिल्ली पुलिस है वो उसको महरौली थाने से लेकर गई है। अब ये कहाँ गई है कि साफ नहीं है। हो सकता है कि डॉक्टर को दिखाने गए हों या फिर कहीं और ले जा रहे हों। तो अभी ये साफ नहीं है कि उसका आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा या नहीं होगा। जब तक उसकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कर पाना मुश्किल होगा। हालांकि वो 4 दिन की रिमांड पर है, जिसमें से 2 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो अगर रिमांड के दौरान पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्को टेस्ट नहीं होता है तो फिर आरोपी को जेल से लाना होगा, क्योंकि जो कोर्ट है वो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा। तो फिर जेल से उसको लाकर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट कराना होगा। तो अभी देखना होगा कि आज हो पाता है या कल हो पाता है। ये अभी उसकी जो तबीयत है उस पर डिपेंड करता है। जी मुकेश, पॉलीग्राफ टेस्ट को भी थोड़ा आप समझाइए, क्या ये सिर्फ नार्को टेस्ट से पहले की एक प्रक्रिया है और ये कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट जो है बेसिकली वो नार्को टेस्ट के पहले का एक प्रोसीजर है, और पॉलीग्राफ टेस्ट में जो एक्सपर्ट होते हैं वो एक सवालों की लिस्ट तैयार करते हैं। जो सब्जेक्ट होता है यानी जो आरोपी होता है उससे उस केस से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। जैसे इस केस में मर्डर का मोटिव क्या है, क्यों मारा, कैसे मारा, उसका झगड़ा चल रहा था, ये सारी बातें जो सीक्वेंस ऑफ क्राइम है वो एक्सपर्ट पूछ सकते हैं। जो आरोपी होता है उसको बेसिकली एक मशीन में बिठाते हैं। इस मशीन को हम आम भाषा में झूठ पकड़ने वाली मशीन कह सकते हैं, और उस मशीन में बिठाकर जब आरोपी से सवाल पूछे जाते हैं तो उस वक्त उसका हार्ट बीट, उसका पल्स रेट, उसका बीपी, ये सब क्या है इसको देखा जाता है। और इसका बाकायदा जो एक्सपर्ट होते हैं वो बाकायदा इसका एक ग्राफ बनाते हैं। आरोपी अगर झूठ बोलता है तो उसके सारे ये पल्स रेट, बीपी बढ़ जाते हैं। तो जो एक्सपर्ट है वो नोट करते हैं। तो ऐसे में ये मालूम चल पाता है कि आरोपी झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है पॉलीग्राफ टेस्ट में होती है, और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट में आरोपी को कुछ दवाएं देते हैं, कुछ केमिकल देते हैं, और वो अर्ध बेहोशी की हालत में चला जाता है। और उस वक्त आरोपी से सवाल पूछते हैं, और माना जाता है कि उस वक्त आरोपी का दिमाग काम करना बंद कर देता है, कम काम करता है, और ऐसे में वो जो सही बात है वही बोलता है। तो दोनों को टेस्ट के अलग अलग मायने हैं, और दोनों ही टेस्ट सच उगलवाने के लिए किए जाते हैं, जो कि एक तरह से साइंटिफिक टेस्ट है। हालांकि ये दोनों टेस्ट कोर्ट में सबूत के तौर पर मान्य नहीं है। बिल्कुल। मुकेश, यहाँ पर 6 महीने का लंबा वक्त बीत चुका है इस मर्डर को। ऐसे में सीक्वेंस ऑफ क्राइम जानना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने में अक्सर हम चीजें को भूल जाते हैं, उस तरह से याद नहीं रख पाते। और ऐसे में जब अपराधी या जो आरोपी है अगर वो शातिर होता है तो वो बातों को घुमाता भी है। ऐसे में तो मुश्किलें भी कई आ सकती हैं इस टेस्ट को लेकर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आरोपी अपने बार बार स्टेटमेंट चेंज कर रहा है और पुलिस श्रद्धा का मोबाइल फोन, कपड़े और बाकी चीजें बरामद नहीं कर पा रही है, तो निश्चित तौर पर काफी चैलेंजिंग रहेगा। और शायद यही वजह है कि आरोपी के ये दोनों टेस्ट कराए जा रहे हैं। नार्को टेस्ट में बहुत कम संभावना है कि आरोपी बातों को घुमा पाए, क्योंकि वो उस समय अर्ध बेहोशी की हालत में होता है, और उस समय चूंकि दिमाग का चलना उतना ज्यादा बंद हो जाता है, उतना दिमाग नहीं चलता है। तो ये माना जाता है कि उस समय जो आरोपी है वो सवालों के जवाब बिल्कुल सही देता है, जो सही होते हैं वही देता है। तो इसीलिए टेस्ट कराए जा रहे हैं ताकि
अगर कोई बात वो नहीं बता रहा है तो शायद उस टेस्ट में वो बात निकल पाए और पुलिस की जांच में सहायता हो। हालांकि ये दोनों टेस्ट जो है वो कोर्ट में सबूत के तौर पर मान नहीं है, केवल पुलिस की जांच में ये दोनों टेस्ट सहायक होते हैं और इसीलिए इनका ये टेस्ट कराए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक की जांच हम देखें मुकेश, तो कई सारी चीजें पुलिस को मिल चुकी हैं, आरोपी पुलिस के पास है। सबूत के तौर पर किन चीजों की जरूरत अब पुलिस को पुख्ता तौर पर होगी जो यहाँ पर जानने की कोशिश एक तरह से कहेंगे पुलिस करेगी? देखिए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 2 दिन पहले हम लोगों से बात की थी और ऑफ रिकॉर्ड ये ब्रीफिंग हुई थी। उसमें ये कहा था कि इस केस की जांच जो है वो 80% पूरी हो चुकी है और 200 लोग इस केस की जांच कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना यह था कि ये जो एक पूरी कहानी बता रहा है, इस कहानी को मीडिया रिपोर्ट कर सकती है, लेकिन हमें पूरी कहानी को सबूतों के बेस पर खड़ा करना होगा, तभी ये कहानी कोर्ट में टिक पाएगी। और चूंकि हत्याकांड को 6 महीने का वक्त हो चुका है, इस केस में कोई आई विटनेस नहीं है, कोई चश्मे गवाह नहीं है, तो पूरा केस जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस यानी कि परिस्थिति जन्य सबूतों पर टिका हुआ है। तो इसलिए उनका कहना यह था कि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस जितने भी हैं, चाहे वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हो, साइंटिफिक टेस्ट हो या फिर टेक्निकल जांच हो, कोर्ट रिकॉर्ड्स हो, मैसेज हो, चैट हो या दोस्तों के बयान हो, ये हम लगातार ले रहे हैं ताकि अपने केस को हम कोर्ट में मौजूद कर पाए। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए।